इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है बराबर डायरेक्ट टैक्स का। नहीं ऐसे देखने जाए तो जितने भी तरह के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, वो सबसे आसान वाला कॉन्सेप्ट जिसका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, सबसे इजी वाला। देख क्या करना है, तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, ये दोनों में से जो भी हाईएस्ट वाली वैल्यू होवे वो ले लेने की। ठीक है, टेबल में पर्टिकुलर अमाउंट करके लिख देना है का। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेट में दोनों में से जो हाईएस्ट वाली वैल्यू है वो ले लेनी है। जो वैल्यू हाईएस्ट वाली है वो और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो लोवेस्ट वाली वैल्यू होवे वो तेरा क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट तेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट तेरा बन जाएगा, बराबर है। उसके बाद देख तेरे को क्या करना है, ये एक्सपेक्टेड रेंट बराबर है, और यहाँ पे नीचे जो भी एक्चुअल रेंट रिसीव उसमें से अनरियलाइज रेंट हैगा वो दोनों को माइनस कर देने का। एक्चुअल रेंट रिसीव और अनरियलाइज रेंट दोनों को माइनस कर देने का। माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो और एक्सपेक्टेड रेंट, ये दोनों में से जो भी हाईएस्ट वाली वैल्यू होवे, बड़े वाली वैल्यू होवे, वो तेरा क्या बनेगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू बनेगी, बराबर है। बट अगर सुनो ध्यान से, अभी हम लोग ने कंपैरिजन किसकी करी, तो भाई एक्सपेक्टेड रेंट की एक्चुअल रेंट रिसीव और रेंट दोनों का माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसकी और एक्सपेक्टेड रेंट ये दोनों की कंपैरिजन की। बट अगर तेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ हुए लॉस ड्यू टू वैकेंसी, मतलब कि तेरा घर जो भी है वो खाली रहा उसके कारण नुकसान हुआ हैगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्चुअल रेंट में से आरएस रेंट माइनस करने के बाद की वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा। कंपैरिजन में जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है उसका और एक्चुअल रेंट रिसीव है वो दोनों का कंपैरिजन करूंगा। दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो लिख दूंगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट मेरा हाईएस्ट है तो नीचे ग्रोस एनुअल वैल्यू में एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू लिख दूंगा। बट अगर सपोज समझ ले मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव हाईएस्ट है ना, तो फिर उसके अंदर लॉस ड्यू टू वैकेंसी को माइनस करने के बाद नीचे क्या करने की वैल्यू लिखने की। ठीक है, बार ये कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर करा था, रिपीट करते हैं। तो देख एक्सपेक्टेड रेंट और हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव में से आरएस रेंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है दोनों का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होवे वो तेरा क्या बनता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू बनता है। बट अगर सपोज समझ ले कि भाई एक्सपेक्टेड ये जो तेरा है आरएस रेंट जो भी है वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण होवे ना, तो क्या करने का, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव ये दोनों की क्या करने की, कंपैरिजन करने की। ठीक है, माइनस करने के बाद कंपैरिजन नहीं करने की, बार वाली वैल्यू की नहीं करने की। ऐसा कब करने का, जब लॉस ड्यू टू वैकेंसी होगा बर, तो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड रेंट रिसीव जो भी है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो जीएवी जो तेरा है वो लिख देने का। बट एक्चुअल रेंट रिसीव की वैल्यू अगर ज़्यादा हो ना, तो एक्चुअल रेंट रिसीव में से अनरेस्ट रेंट को माइनस करने के बाद वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू के अंदर लिखेंगे। ठीक है, बराबर है। जो भी तेरा जीएवी आएगा उसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देने का। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स तुमने जितना भरा है वही माइनस होगा। तुमने मतलब ओनर जितना म्युनिसिपल टैक्स भरेगा उतना ही माइनस कर सकते हैं। सपोज समझ लो 10,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स है और जो जिसको तुमने भाड़े पे घर दिया है उसने म्युनिसिपल टैक्स भराएगा, तो यहाँ से हम 1 रुपया भी माइनस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ओनर ने तो कुछ भी पे नहीं कराना। ओनर पे करे ना तो यहाँ से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स। सही है, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा, पर उसके अंदर से डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन कितना है, तो डिडक्शन 24A के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30%। तो 30% किसका ले लेने का, जो तेरा नेट एनुअल वैल्यू हैगा ना उसके 30% माइनस कर देने का। उसके साथ आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बर अगर ये तेरे को क्वेश्चन में दे दिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है का, अगर तेरे को नहीं दिया तो इसको काउंट करना पड़ेगा।
इसको किस तरीके से काउंट करना है, क्या क्या उसकी कंडीशंस वगैरह है, वो हम लोग आगे देखते हैं। पर हम करेंगे क्या, नेट एनुअल वैल्यू के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे को मिल जाएगा। देख ये क्या आएगा, लेट आउट के ऊपर है। लेट आउट मतलब क्या, अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है तो उसके ऊपर किस तरीके से तुम टैक्स पे करोगे, कितनी इनकम तुम काउंट करोगे, तो ये पूरे का पूरा वर्किंग हम लोग ने उसके ऊपर कर दिया। अब देख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, सुनियो ध्यान से। तुम्हारे पास कितनी भी प्रॉपर्टी होगा बराबर है, उससे उन्होंने को कोई लेवा देवा नहीं है, बट तेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उसमें खाली 2 ही हाउस प्रॉपर्टी को तुम एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। ने बाकी के जितने भी तेरे पास प्रॉपर्टी है, घर वगैरह है तेरे पास, चाहे तूने उसको भाड़े पे दिया हुआ होवे या भाड़े पे ना दिया हुआ होवे, तेरे को उसके ऊपर लेट आउट के हिसाब से तेरे को वर्किंग करना पड़े। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या, तुम खुद घर के अंदर रहते हो। सपोज समझ ले मेरे पास 4 घर हो गए, मैं चारों 4 घर में से एक भी घर को मैंने भाड़े पे नहीं दिया है, मैंने चारों 4 घर का मैं खुद यूज करता हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है भाई, तू खाली 2 ही घर को अपने पास रख सकता है, बाकी के जो 2 घर है ना उसको एज अ लेट आउट तरीके तू क्या कर, बता, टैक्स पे कर। अच्छा अब लेट आउट तरीके कौन से 2 घर को मेरे को बताना है, तो मैं सबका वर्किंग करूंगा, चारों 4 घरों का मैं क्या करूंगा, लेट आउट के हिसाब से वर्किंग करूंगा, चारों 4 को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से वर्किंग करूंगा। नहीं जहां पे मेरा टैक्स बचता होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये 2 घर को मैं लेट आउट करता, ये 2 घर को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। सही है। अच्छा ये क्या है, तो अभी जो तुम्हारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो घर वगैरह तुमने भाड़े पे दिया ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे कितनी तेरी इनकम होती है उसके बारे में बात करेंगे। सुन, अगर तूने भाड़े पे दे दिया ना, अब भाड़े पे तूने जिसको दिया वो कुछ भी काम करता हुआ, चाहे वो घर का यूज एज अ बिजनेस तरीके करता हो या कुछ तरीके भी करता, उससे हमारा लेवा देवा नहीं। हमने भाड़े पे दे दिया ना तो लेट आउट के हिसाब से वर्किंग कर लेने का। अच्छा सपोज समझ ले फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तेरे पास 4 घर है, क्या कितना घर है, 4 घर। एक घर जो है उसका तुम लोग यूज किसके लिए करते हो, बिजनेस के लिए करते हो या प्रोफेशन के लिए करते हो, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन तुम खुद यूज कर रहे हो ना बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की जितनी भी इनकम होती है वो तो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर लेके जाएंगे, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। शायद बड़ी तू खुद अपने बिजनेस के लिए यूज करता था, यहाँ पे नहीं आएगा। सपोज समझ ले कि कोई एक घर अपने क्या करा, किसी को भाड़े पे दिया, तो भाड़े वाला क्या करता है, वो खुद अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, हमारे कोई लेवा देवा नहीं, वो खुद भले न करे, हमने तो क्या करा भाड़े पे दिया ना, हम लेट आउट के हिसाब से टैक्स पे कर देंगे। पढ़ी समझ, बरोबर है। सीधा ने सिंपल को जब एग्जाम के अंदर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को पूछेंगे 4 घर तेरे को दे देंगे, बराबर एक के ऊपर लिख देंगे कि भाई हमने लेट आउट कराएगा ना, वो किसके लिए कराया, तो भाई वो भाड़े से जिसको दिया है वो अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, अपने बिजनेस के लिए भले वो यूज करे, हमने क्या करा, हमने तो भाड़े पे दिया ना, तो हम भाड़े के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। हम खुद हमारे बिजनेस के लिए अगर उसका यूज कर रहेंगे तो फिर क्या होगा, पीजीबीपी में जाएगा हम लोग नोट लिख देंगे कि भाई ये वाला जो हाउस की जितनी भी इनकम हैगी वो हम लोग यहाँ बाजू चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर जाएगा। सही है। कार बड़ी ये लेट आउट के लिए था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर सम देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर बात करेंगे। तो देख फाइंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बराबर है। ये सब इन्फॉर्मेशन के ऊपर से क्या करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखो ढूंढ के देना है। देख सबसे पहले हमारे को खबर है, सबसे पहले क्या आवे, म्यूनिसिपल वैल्यू आवे, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 250 लिख दिया, फिर फेयर रेंट का 300 लिख दिया, स्टैंडर्ड रेंट 280 हम लोग ने लिख दिया। बराबर सबसे पहले क्या करूंगा, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो 300 आ जाएगा। पर ये जो 300 मेरा आंसर है वो एंड 280 विच एवर इज लोअर, तो 280 मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। बराबर फिर क्या करूंगा, तो एक्चुअल रेंट के अंदर से अनरेंज रेंट को माइनस करूंगा, तो क्वेश्चन में देख एक्चुअल रेंट तेरे को दे दिया है 350, अनरेंज तेरे को कितना दे दिया है, 40 दे दिया है, तो 350 में से 40 जाएंगे तो 310 आएगा। भाई 280 एंड 310 विच एवर इज हायर, दोनों में से बड़े वाला कौन सा है, 310, तो 310 तेरा क्या हो गया, जीएवी हो गया।
जीएवी में से क्या करना है, म्यूनिसिपल टैक्स तेरे को 120 दे दिया है, तो जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स 120 माइनस कर दूंगा, 310 में से 120 जाएगा तो 190 आएगा। बराबर डिडक्शन करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है तो 190 के 30% 57 हो जाएगा। ने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो क्वेश्चन में दे दिया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 30, तो हम लोग क्या करेंगे 30 को माइनस कर देंगे, तो 190 में से 57 एंड 30 जाएगा तो आंसर आएगा कितना 103। ये तेरा क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसके लिए था ये, लेट आउट के लिए था। किसके लिए था, अभी लेट आउट का अपना फॉर्मेट देखा ना, ये लेट आउट का था। लेट आउट का बोले तो पहले से लेके नीचे तक जाएगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए देख लेते हैं क्या। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, तुमने भाड़े पे नहीं दिया, तुम खुद यूज कर रहे हो, बराबर ने। जबकि लेट आउट का मतलब क्या था, तुम अगर भाड़े पे दे देते हो तो ये घर भाड़े पे नहीं जाता। देख वो शुरुआत से लेके नीचे तक जो तुम लोग पूरा फॉर्मेट लेके आए ना, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, बराबर, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते, वो सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एनएवी लिख देने का। क्या लिख देने का, डायरेक्ट एनएवी लिख देने का। एनएवी में से क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन क्या मिलेगा, तो देख आगे दो डिडक्शन थे, क्या था, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% था, वो 30% हम लोग लेते किसके थे, एनएवी के 30% लेते थे। जबकि यहाँ तेरा एनएवी 0 होएगा तो उसके 30% लूंगा तो भी तो 0 जाएगा ना भाई। तो खाली यहाँ पर जो तेरे को डिडक्शन खाली तेरा काम का कौन सा आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा। क्वेश्चन के अंदर दे दिया हुए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया तो उसका वर्किंग हम लोग देखते हैं। सही है, बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दियो, तेरा एनएवी तो नील है, नील मतलब 0 है, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को माइनस करेंगे तो नीचे जो तेरा आएगा ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो ऑलवेज तेरा माइनस में जाएगा। 0 में से कोई भी वैल्यू को माइनस कर, आंसर तो माइनस में जाएगा ना। सर बड़ी मतलब कि ये वाले घर से हमारे को इनकम नहीं हो रही है, हमारे को लॉस हो रहा है, हमेशा बताइएगा सर बड़ी। तो अब जब भी हम लोग इनकम टैक्स के लिए हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे ना कि कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना है, कौन से घर को लेट आउट करना है, तो ऐसे जीवन में क्या करने का, जिसके अंदर जिसका लेट आउट का आंसर कम हो ना वो लेने का, जिसका सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर माइनस में ज्यादा है वो लेने का। क्यों, क्योंकि देख लेट आउट से तेरे को इनकम खबर पड़ेगी, इनकम तेरी कम, या हम लोग लॉस ज्यादा बताएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि इनकम टैक्स के अंदर हम लोग बता देंगे कि भाई हमारे को फायदा क्या हुआ है, हमको तो नुकसान हो रहा है, हम टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, टैक्स बचाना है, चुराना नहीं है। सारे बड़ी ये सिस्टमेटिक वे का, जिसकी परमिशन क्या आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहेगा, बराबर। इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल, ठीक है, अगर क्वेश्चन में तेरे को इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल दे दिया है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, बट अगर नहीं दिया है तो तेरे को काउंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को काउंट करने के लिए दो पार्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ने पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो तुमने घर वगैरह बना रहे हो, बराबर, वो बनने के पहले का ब्याज ने घर वगैरह कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद का ब्याज। ठीक है, घर वगैरह बनाने के जो बन के रेडी नहीं हुआ है पर तुमने लोन वगैरह ले ली, सपोज समझ ले कि भाई क्या हुआ है, घर हम लोग को बनाना है, घर बनाने के लिए हम लोग ने क्या करी, लोन वगैरह ली, बड़े तो लोन के पैसे वगैरह उससे हम लोग क्या करते हैं, घर हम लोग बनाते हैं। अब घर बनते बनते टाइम तो लगेगा ना, जैसा टाइम लगेगा उतना उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो घर बनते टाइम बनने के पहले का जो ब्याज है उसको क्या बोलूँगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलूँगा, ने बन जाने के बाद के ब्याज को क्या बोलूँगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला बोलूँगा। ठीक है, तो देख प्री कंस्ट्रक्शन में क्या करने का, सीधा ने सिंपल है, लोन टेकन, जब से तूने लोन ली है तब से लेके क्या करने का, देख दो सिचुएशन हो सकती है, ध्यान से सुनिए, दो सिचुएशन हो सकती है। का तो तूने लोन, अजू तेरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उसके पहले तूने लोन रीपेमेंट कर दी, या तो फिर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद तूने रीपेमेंट की है। ठीक है, अच्छा अब सपोज एक सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तूने कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने के पहले अगर तूने लोन का रीपेमेंट कर दिया है तो ब्याज तेरे को कब तक देना पड़ेगा, लोन रीपेमेंट कर दिया तब तक। सीधा सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज समझ लो कि भाई हमने क्या करा, 2022 के अंदर घर बनाना चालू करा। ठीक है, घर हमारा बनते बनते 2024 आ गया, ध्यान से सुनिए क्या आ गया, 2024। लोन कब ली, 2022।
अब घर 2024 में बने, उसके पहले 2023 में मैंने लोन रीपेमेंट कर दी, तो मेरे को ब्याज कितना देना पड़ेगा? जब मैंने लोन ली 2022, वहां से लेके मैं लोन रीपेमेंट कब कर दी? 2023, वहां तक, ठीक है, उतना ही ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैं इतना ब्याज दे रहा हूँ वो तो कब का है? मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले का है, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलेंगे। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मैं लोन जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए उसके बाद दूं। कब दूं? कंस्ट्रक्शन, जैसे सपोज चले मैंने 2025 में लोन रीपेमेंट करी, कंस्ट्रक्शन तो कब मेरा कंप्लीट हो गया? 2024, तो 2022 से लेके 2024 तक का जो मैं ब्याज पे करूंगा वो मेरा कंस्ट्रक्शन के पहले का आएगा, तो वो जाएगा प्री में। चाहे बड़ी, ये 2024-25 वाला आएगा वो मेरा जाएगा पोस्ट में। खबर बड़ी। दूसरी चीज, अगर मैंने प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के पहले वाले पीरियड के अंदर अगर मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, अगर मैंने लोन रीपेमेंट कर दिया, तो पोस्ट आएगा ना। ये लॉजिक है, कॉमन सेंस है, वहां वर्किंग है ना हुआ। क्यों? क्योंकि तुम लोन का रीपेमेंट तो करते, तो ब्याज क्या के लिए दोगे भाई? ज्यादा के है नहीं ना भाई। सारी बड़ी सीधा ने सिंपल कॉन्सेप्ट, बराबर है। तो देख, लोन टेकन से लेके क्या करने का? लोन रीपेमेंट डेट या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट डेट, दोनों में से जो पहली है वहां तक का ब्याज लेने का। सही है, बराबर है। देख, अब ध्यान से सुनिए। If construction complete date earlier, then interest calculate up to the before 31st March of construction completed. देख, अब हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, वो कैसा करते हैं? 12-12 महीने का करते हैं क्या? ठीक है, ध्यान से सीधा सा सिंपल लॉजिक लगाइए। देख, हम लोग ने लोन ली 1/4/2022 के दिन। कब ली? 1/4/2022 के दिन, बराबर है। अब मैंने लोन का रीपेमेंट 2023 में मैंने कर दिया। सपोज समझ ले 30/11/2023 के दिन मैंने क्या करा? लोन का रीपेमेंट कर दिया। अब मैं ब्याज कितना गिनूंगा? 1/4/2022 से लेके 30/11/2023 तक का काउंट करूंगा ना, ने पूरे का पूरा जाएगा का बजू प्री के अंदर चला जाएगा, पूरे का पूरा का चला जाएगा प्री में। सपोज समझ ले कि मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद रीपेमेंट करता हूँ। बराबर, अब मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कब? सपोज समझ ले कि 1/7/2024 के दिन कंप्लीट हुआ। कब कंप्लीट हुआ? 1/7/2024। तो मैं 1/7/2024 काउंट नहीं करूंगा, उसके पहले का 31 मार्च कौन सा है? 31 मार्च 2024 हुआ। साल तो हम किसका बनाते हैं? जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो 1-1 साल का बनाते हैं, 1/4 से 31 मार्च तक का। ठीक है, भले तेरा कंस्ट्रक्शन जो है साल के बीच वाले पीरियड में खत्म हो गया, पर हमने क्या करने का? उसके पहले के 31 मार्च तक का काउंट करने का। कब तक का इंटरेस्ट काउंट हो गया? उसके पहले के 31 मार्च तक का काउंट करने का। ऐसा कब करने का? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद अगर तुम लोन का रीपेमेंट करते हो तो। देखिए, एक-एक टॉपिक के ऊपर 5-5, 7-7, 8-8 एग्जाम्पल तुम्हारू करवाई लेगा, सारी बड़ी ना डिटेल के अंदर गए लेगा, सब रिकॉल हो रहा है ना, बरोबर है। देख, इसके बाद आता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो देख, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में क्या देखने का? जो तेरा प्रीवियस ईयर हो ना, जो तेरा प्रीवियस ईयर वो यहाँ पे जो लिख देने का। 1/4 से लेके, जैसे तेरा प्रीवियस ईयर 2021-22 है, तो 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का करने का। वो तेरा क्या जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जाएगा। जैसे सुनियो, हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है, बरोबर है। तो मैं क्या करूंगा? 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का ब्याज गिन डालूंगा, वो मेरा किस में चला जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब सपोज समझ ले कि मैं क्या करता हूँ कि 1/10/2021 के दिन लोन को रीपेमेंट कर देता हूँ। कब रीपेमेंट कर देता हूँ? अब मेरा प्रीवियस ईयर तो क्या आएगा? 21-22, बरोबर है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंदर मैं क्या करता हूँ? लोन को रीपेमेंट कर देता हूँ। मेरा साल स्टार्ट होता है 1/4/2021 के दिन, मैं लोन रीपेमेंट कब कर देता हूँ? 1/10/2021 के दिन। तो मैं ब्याज कितना दूंगा? 1/4/21 से 1/10 तक का ही दूंगा ना, तो 6 महीने का काउंट हो गया ना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, सपोज समझ हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 का आएगा, बरोबर है। और मैं क्या करता हूँ? मैं लोन का रीपेमेंट बरोबर 1/10/2022 के दिन करता हूँ। कब करता हूँ? 1/10/2022 के दिन।
मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में करता हूँ। मेरा प्रीवियस ईयर तो कौन सा 21-22, 21-22 मतलब के 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। जबकि मेरे लोन का रिपेमेंट कब करा, 1/10/2022 के दिन। मेरे जो भी हैगा, मेरा जो ईयर खत्म होता है उसके बाद किया है, ईयर खत्म होने के बाद किया है ना, प्रीवियस ईयर के बाद किया है, तो 12 महीने का पूरा ले लेने का। चाहे बड़ी अगर साल के बीच में अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो ब्याज तो मैं उतना ही दूंगा ना, चाहे बड़ी ने अगर साल के बाद करता हो तो प्रीवियस ईयर का तो मेरे को पूरा ब्याज देना पड़ेगा ना भाई, शायद बड़ी ना। इसमें कोई तुम्हारे कोई कौन से ब्याज रखने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है, चाहे बड़ी बराबर। फिर भी तुम्हारे को हर चीज लिखवा ली, क्या लिखा हुआ है, इफ लोन रीपेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 1/4 लोन पेमेंट डेट, चाहे बड़ी बराबर है। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर पे करेंगे, जैसे हम लोग ने 1/10/2021 के दिन पे करी थी, तो वहां तक का काउंट कराना। सब ये फॉर्मेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हर चीज लिखवाई कब होगी कि तुम्हारे को याद रहे, बराबर है। शायद बड़ी देख अब करने का क्या, ध्यान से सुनिए, जो भी तेरा प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट आएगा ना, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, उसको क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का इंटू 5 ईयर में क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। और इसका जो तेरे को डिडक्शन है वो तेरे को क्या होगा, आने वाले 5 प्रीवियस ईयरों के अंदर मिलेगा। आने वाले 5 प्रीवियस ईयर मतलब कब से, जब से तेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद के 5 साल तेरे को क्या मिलेगा, उसका डिडक्शन मिलेगा। सपोज समझ लो फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट काउंट करा तो 5 लाख रुपए आया, तो मैं करूंगा क्या, 5 लाख डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो 1-1 लाख का मेरे को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, 1-1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, डिडक्शन मिलेगा कब से, तो जब से हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वो वाले साल से हमारे को मिलेगा। अभी अपना कंस्ट्रक्शन सपोज समझ ली 1/7/2024 के अंदर कंप्लीट हुआ। कब कंप्लीट हुआ, 1/7/2024, मतलब साल कौन सा लगेगा, 24-25, तो 2024-25 से 5 साल तक लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख करके क्या मिलेगा, 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा, बराबर। अच्छा, अब तुम्हारे को क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ढूंढना है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में क्या करने का, तेरा प्रीवियस ईयर देख लेने का, बराबर है। सपोज समझ ले कि तेरा प्रीवियस ईयर है 2024-25 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2024-25 में देख लेने का कि क्या मेरे को प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट मिलेगा 2024-25 का। अगर मिलता होवे तो वहां से वहां की वैल्यू ले लेने की, ने पोस्ट का जितना इंटरेस्ट होवे वो ले लेने का, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिल जाएगा। मतलब वो तेरा जो पूरे का पूरा फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट, उसमें जो लास्ट नंबर की वैल्यू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो तेरे को मिल गई। बाकी की सब चीज तो तेरे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे देंगे, सही है, बराबर है। वहां तेरे को क्या करने का, पूरे के पूरे टेबल में कॉपी पेस्ट करना है। 2 चीजों को टेबल के अंदर याद कर रखने की जरूरत थी, एक म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स अगर जो भी ओनर है वो पे करेगा तो डिडक्शन मिलेगा, तो जो माइनस हो, बाकी तो ना हो। ने दूसरे नंबर पे अगर तेरा जो भी रेंट जो भी है वेकेंट के कारण है, तो क्या करने का, एक्सपेक्टेड रेंट और ARR दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच को क्या करने का, कंपैरिजन करने का ना। अगर तेरा आंसर एक्सपेक्टेड है तो कॉपी पेस्ट कर दे, अगर तेरा आंसर ARR है तो लो ड्यू टू वैकेंसी को माइनस करने के बाद तेरे को क्या करना है, नीचे लिखना आएगा, सही है। इतना तेरा कॉन्सेप्ट है। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर। देख क्या दिया है, फाइंड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। भाई ये इन्फॉर्मेशन में से क्या करना है, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट ढूंढना है। पोस्ट तो इजी है ना, देख तूने लोन कब लिए, 1/4/2016 के दिन। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होता है, 1/10/2020 के दिन, बराबर है। लोन ली कितने की है, तो भाई 10 लाख की लोन ली है, इंटरेस्ट कितना है, 10% है। प्री कंस्ट्रक्शन, तो देख कंस्ट्रक्शन के पहले का जो ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं, प्री कहते हैं। देख अब यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर में क्या दिया, लोन रीपेमेंट। लोन रीपेमेंट कब कर देते हैं कि 31/12/2019 के दिन। कब कर देता हूँ, जबकि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होता है, 1/10/2020 के दिन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए उसके पहले कर देता हूँ। तो लोन ली कब थी, 1/4/2016, तो 1/4/2016 से लेके 31/12/2019 तक का मैं क्या करूँगा, बराबर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
बराबर। तो देख 1/4/2016 से 31/12/2019 तक अगर हम लोग काउंट करते हैं तो देख पहले क्या होगा, 1/4/2016 से 17 तक 12 महीने, 17 से 18 तक 12 महीने, 18 से 19 के अंदर 12 महीने ने 31 मार्च 2019 से लेके 31/12/2019 तक 9 महीने हुए। टोटल हुए कितने, 45 महीने हुए। तो 10 लाख रुपए की लोन ली थी, 10% के हिसाब से 45 महीने डिवाइड बाय 12 करूंगा तो कितना आएगा, 3/75 आएगा। 3/75 डिवाइड बाय 5 करूंगा, मतलब आने वाले 5 सालों में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, उसके वही साल से अपनों क्या मिलेगा, 75,000 का डिडक्शन मिलेगा हर साल। देख तेरा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना 1/10/2020 को। तो क्या देख 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 हर साल क्या मिलेगा, 75,000 का प्री का तेरे को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। पर प्री का तेरे को डिडक्शन इतना मिलेगा न, पोस्ट का जो तेरा वो देख लेने का, दोनों का प्लस कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तेरे को मिल जाएगा। देख अभी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो तुमने फाइंड कर दिया, बराबर। अगर तुम लोग लेट आउट का सम करो ना तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आवे, नो लिमिट, पूरी की वैल्यू लिख देनी, पूरे की पूरी वैल्यू क्या करने की, लिख देने की। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो देख अगर तूने लोन ली हैगी 1/4/2019 के पहले तो तेरे को क्या करने का, 30,000 से ज्यादा तुम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं बता सकते। सपोज समझ तेरा आंसर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का है 25,000 तो 25,000 बता सकते हो। बट तेरा आंसर सपोज समझ ले 50,000 है तो 50,000 नहीं बता सकते हो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ज्यादा से ज्यादा 30,000 बता सकते हो। ऐसा कब कर सकते हो, अगर तूने लोन 1/4/1999 के पहले ली हैगी तो। और अगर सपोज समझ ले कि तूने लोन जो भी 1/4/1999 के बाद ली है, तो अगर कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए ली है तो लिमिट हो जाएगी तेरी 2 लाख, बट उसमें भी क्या है, कंस्ट्रक्शन जो भी है वो 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। अगर 5 साल से ज्यादा तेरे कंस्ट्रक्शन में लगेंगे तो फिर तेरे को 2 लाख की लिमिट नहीं, फिर तेरे को 30,000 की लिमिट मिलेगी, बराबर। उसी तरीके से अगर रिपेयर के लिए, रिन्यूअर के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर तूने लोन ली है तो कितना आएगा, 30,000 की लिमिट है। बट रिपीट अगेन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो फाइंड कर दिया। अगर लेट आउट के अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तेरे को रखना है, नो लिमिट, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी वैल्यू आवे लिख सकते हैं। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या आएगा, लिमिट है, बराबर। क्यों लिमिट लगाई सेल्फ ऑक्यूपाइड में, कि देख सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा तो तेरा माइनस में जाएगा ना, माइनस में जाएगा मतलब तुम बताओगे कि हमारे को नुकसान हुआ, ये नुकसान तुम्हारे को हुआ आएगा। फिर तुम क्या करोगे, जो जो इनकम तुम्हारे को हुई है हाउस प्रॉपर्टी में से उसके सामने तुम उसको सेट ऑफ करवा दोगे कि यहाँ मेरे को नफा मिला, यहाँ तो मेरे को नुकसान तो मिलाएगा ना, तो ओवरऑल मेरे को नफा इतना ही मिला या ओवरऑल मेरे को नुकसान हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा कम मिलेगा। पढ़ी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई, लिमिट डाल दे, इतनी तुम क्या कर सकते हो, डिडक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, जिसके कारण क्या हो सके कि तुम लॉस वगैरह ज़्यादा ना बता सको। चाहे बड़ी बर देख तो लिमिट बता दी, अगर 1/4/1999 के पहले है तो कोई के लिए भी लिया हुआ है 30,000 की लिमिट, पर 1/4/1999 के बाद अगर तूने कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए लिया आएगा तो 2 लाख रुपए की लिमिट, उसमें भी कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 5 साल से ज़्यादा होगा तो भी 30,000 मिलेंगे भाई, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बराबर है न। अगर रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन है तो 30,000 रुपये तेरे को मिलेंगे, बराबर है। साइंस बड़ी देख यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होवे, बराबर है, तो तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड तरीके रख सकते हो। अगर सेल्फ बिजनेस हैगा तो उसका टैक्स तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जाएगा, बराबर न। बाकी तुमने लेट आउट कर दिया, उसके बाद फिर सामने वाली पार्टी कुछ भी करे, प्रोफेशन खोले, बिजनेस करे, कर रहे हुए, उससे अपने लेवा देवा नहीं, लेट आउट वाला हमारे को वर्किंग का डालने का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिनिश हुआ।